आज हम देखेंगे सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इंग्लिश हो या नर्सिंग एप्टीट्यूड हो। ठीक है, इन सारे सब्जेक्ट के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम सिलेबस बनाया है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब जो स्टेट है उनके अलग अलग सिलेबस हो सकते हैं, लेकिन आप में जो कुछ सब्जेक्ट है वो कॉमन, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। तो पहला जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स का है। तो फिजिक्स का जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली कंडक्टिव एसी सर्किट, यानी कि एक पूर्णतः प्रेरक एसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच फेज अंतर क्या होता है। ठीक है, आपको फेज डिफरेंस बताना है किसके बीच, वोल्टेज और किसके बीच, धारा के बीच क्या होता है। 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है या 45 डिग्री होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिज विथ इज प्रोपोर्शनल टू, यानी यंग के द्विछिरी प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है। ठीक है, जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसमें जो फ्रिज की विड्थ थी यानी कि चौड़ाई थी वो किसके समानुपाती होती है, यानी किसके बराबर होती है, आपको ये बताना है। वेवलेंथ के, या फिर डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के, या फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स के, या स्लिट विथ के। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें है वो है वेवलेंथ, यानी कि आपके तरंग दैर्घ्य के जो है वो समानुपाती होती है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज रिलेटेड टू इट्स, यानी कि एक फोटोन की ऊर्जा निम्नलिखित में से संबंधित होती है फ्रिक्वेंसी से, यानी कि आवृत्ति से, एम्पलीट्यूड यानी आयाम से, फेज से या स्पीड से। तो वो जो आपका एनर्जी का ऑफ फोटोन होता है वो किससे रिलेटेड होता है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वो रिलेटेड होता है आपके फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज, यानी कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, यानी कि हमेशा आकर्षक होता है। ऑलवेज रिपल्सिव यानी हमेशा प्रतिकर्षी होता है। अट्रैक्टिव इफ करंट आर द इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि आकर्षक यदि धाराएं एक ही दिशा में हो। रिपल्स इट करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि प्रतिकर्षी यदि धाराएं एक ही दिशा में हो। तो आपको ये बताना है कि द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट, यानी कि दो पैरेलल यानी दो समांतर धारावाही चालकों के बीच जो बल होता है वो क्या होता है। तो दो समांतर धारावाही जो चालक होते हैं उनके जो बीच बल होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव इफ करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो जो बल होता है वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि जो इसका जो पांचवें का जो आंसर था वो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, यानी कि एक रेडियो सक्रिय पदार्थ का अर्ध आयु निम्नलिखित पर निर्भर करता है। यानी कि जो अर्ध आयु काल होता है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी पदार्थ का, वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, द नेचर ऑफ द सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की प्रकृति पे, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पे, यानी कि जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होता है उसका अर्धायु काल किस पर डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति पे ही करेगा। ठीक है, तो वो करता है उसकी प्रकृति पे। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम व्हेन, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब, यानी कि आपको बताना है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम कब होगी, आपको ये बताना है। पहला आपका ऑप्शन है डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, यानी द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो तब होगी, या फिर डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड यानी द्विध्रुव क्षेत्र के लंबवत हो तब होगी, या फिर आपका डाइपोल इज एट 45 टू द फील्ड यानी कि द्विध्रुव क्षेत्र के 45 डिग्री पर हो, या फिर आपको दिया है डाइपोल इज एंटी पैरेलल टू द फील्ड यानी कि द्विध्रुव क्षेत्र के प्रति समांतर हो। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डाइपोल इज ए पैरेलल टू द फील्ड। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। जब डाइपोल जब पैरेलल होगा यानी द्विध्रुव जब क्षेत्र के समांतर होगा तो आपका वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा होती है सबसे न्यूनतम होती है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द थ्री
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति है। द मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति है। द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू एजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए अधिकतम आवृत्ति है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की आवृत्ति है, या तो फिर द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए न्यूनतम आवृत्ति है, यानी कि जो आपको ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर ए। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज, यानी कि ट्रांसफार्मर के कार्य का सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है, यानी कि स्थिर वैद्युत प्रेरण है। या फिर म्यूचुअल कैपेसिटेंस है, यानी पारस्परिक धारिता है। या फिर सेल्फ इंडक्शन, यानी कि स्व प्रेरण है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो आपका ट्रांसफार्मर होता है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, यही आपको बताना है। तो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफाइंड एज, यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रभाषित किया जाता है, यानी कि डिफाइन किया जाता है। पहला आपका ऑप्शन है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड इन द मीडियम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में चाल का अनुपात से। ठीक है, दूसरा आपका रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम टू स्पीड इन वैक्यूम, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात से। या फिर तीसरा आपका जो ऑप्शन है द स्क्वायर ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल का वर्ग। या फिर चौथा आपका ऑप्शन है द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम, यानी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड इन द मीडियम, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में चाल के अनुपात से इसको डिफाइन किया जाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो बायोलॉजी का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन ह्यूमंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ गोनेट्स, यानी गोनेट्स का विकास। दूसरा है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल हेयर इन मेल्स, यानी पुरुषों में चेहरे पर बालों का बढ़ना। तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यानी युग्मकों का उत्पादन। या चौथा है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन, यानी कि लैंगिक अंगों का निर्माण। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रोथ ऑफ फॉलिकल हेयर इन मेल्स, यानी कि पुरुषों में चेहरे पर बालों का बढ़ना ही क्या है आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्ली वेनब्रेग प्रिंसिपल इज यूज टू स्टडी, यानी हार्ली वेनब्रेग सिद्धांत को उपयोग निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए किया जाता है। पहला जो आपका ऑप्शन है वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि अनुवांशिक विचलन। दूसरा है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी कि जनसंख्या अनुवांशिकी। तीसरा है स्पेशलाइजेशन, यानी कि प्रजातीय निर्माण। या फिर चौथा है नेचुरल सेलेक्शन, यानी प्राकृतिक चयन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, यानी कि जनसंख्या अनुवांशिकी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, यानी कि डीएनए से आरएनए में प्रतिलेखन के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है। आपका पहला ऑप्शन है वो है डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज। या फिर लाइगेज। या फिर हेलिकेज। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए से आरएनए के रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज, यानी पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, न्यूक्लियस है, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग संबंधी विकार का उदाहरण है। पहला है सिकल सेल एनीमिया, दूसरा है हीमोफीलिया, तीसरा है थैलीसीमिया या फिर चौथा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो है एक एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड, यानी कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, डी नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं या अमीनोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो आपको ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। जो ये प्रक्रिया होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तन करने की या बदलने की, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, यानी कि रक्त शर्करा स्तर के नियमन के लिए कौन सा हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। पहला आपका ऑप्शन है थायरोक्सिन, दूसरा है इंसुलिन, तीसरा है एड्रेनलिन या फिर चौथा है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि आपके जो बॉडी होती है, ह्यूमन जो बॉडी होती है, उसमें ब्लड शुगर लेवल का रेगुलेशन कौन करता है। तो उसमें जो ब्लड शुगर लेवल का जो रेगुलेशन करता है वो इंसुलिन करता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और इंसुलिन जो होता है वो पैंक्रियाज के बीटा सेल के थ्रू जो है सिक्रीट होता है और अल्फा सेल के थ्रू ग्लूकेगॉन सिक्रीट होता है पैंक्रियाज के। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन इकोसिस्टम इज, यानी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक सूत्र क्या होता है। आपको इकोसिस्टम में जो है वो प्राइमरी सोर्स बताना है। ठीक है, एनर्जी का पहला है डिकम्पोजर्स या फिर प्रोड्यूसर्स या फिर कंज्यूमर्स या फिर सनलाइट, यानी कि अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सनलाइट। ठीक है, प्राइमरी सोर्स क्या है, सनलाइट, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश है पारिस्थितिकी तंत्र में जो होता है वो एनर्जी यानी कि ऊर्जा का जो है प्राइमरी स्रोत है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। पहला है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अर्गन। ठीक है, तो आपको ये बताना कि इनमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो इसमें से जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द टेक्निक यूज टू प्रोड्यूस जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, यानी किसी जीव की अनुवांशिक रूप से समान प्रति योग को उत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है। ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज जो होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाने की जो प्रोसेस होता है या टेक्निक होती है उसे क्या कहा जाता है ऑर्गेनिजम्स में, यही आपसे पूछा जा रहा है। पहला आपका ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, फिर क्लोनिंग कहा जाता है या फिर हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है या फिर म्यूटेशन कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्लोनिंग। ठीक है, इस जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोला जाता है, क्लोनिंग। ठीक है, अब हम देखें अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो केमिस्ट्री का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोगुलेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समघटकीय गुण है। पहला है विस्कोसिटी यानी कि सांद्रता, या फिर सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन, या फिर चौथा आपका ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। ठीक है, ये क्या है, कोगुलेटिव प्रॉपर्टी है आपकी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से निर्भर करती है किस पे, टेम्परेचर पे, कैटलिस्ट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी कि या फिर ऑल ऑफ अबव पे। ठीक है, तो आपको बताना है जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका जो रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे करता है या तो उत्प्रेरक पे करता है या फिर अभिकारकों की सांद्रता पे करता है या उपरोक्त सभी पे करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ अबव, यानी कि उपरोक्त सभी पे जो है वो रेट जो होता है डिपेंड करता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का।
आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण तत्व है? सोडियम है या फिर आयरन है, एल्यूमिनियम है या फिर सल्फर है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरन। लोहा जो है एक क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि एक संक्रमण तत्व है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्डिहाइड इज, यानी एल्डिहाइड में मौजूद कार्यात्मक समूह है OH है, COOH है या फिर CHO है या फिर NH2 है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जैसा कि आपको पता होगा, जो एल्डिहाइड होता है उसका जो कार्यात्मक समूह होता है वो होता है CHO। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एथीन, यानी कि एथीन यानी C2H4 में कार्बन का संक्रमण क्या होगा? sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा या dsp2 होगा। तो इसका जो संक्रमण होता है C2H4 में कार्बन का, वो होता है sp2। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइडीनेट लिगेंड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितंतुर लिगेंड का उदाहरण है? पहला है अमोनिया यानी कि NH3, क्लोराइड आयन यानी कि Cl- या फिर इथिलीन डायमीन या फिर वाटर यानी कि H2O। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एथिलीन डायमीन। ठीक है, एथिलीन डायमीन जो है वो द्वितंतुर लिगेंड का क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर उदाहरण है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ सिल्वर इज, यानी कि चांदी के विद्युत लेपन में उपयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है सिल्वर नाइट्रेट है या फिर सोडियम क्लोराइड है या फिर कॉपर सल्फेट है या फिर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द पॉलीमर यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर इज, यानी कि नॉन स्टिक बर्तनों के निर्माण में प्रयोग किए जाने वाला पॉलीमर है, यानी कि जो नॉन स्टिक बर्तन आते हैं उसमें जो पॉलीमर उसके निर्माण के लिए यूज़ किया जाता है कौन सा होता है? आपका जो पहला ऑप्शन है वो है पॉलीविलाइन क्लोराइड, यानी कि पॉलीविलाइन क्लोराइड होता है या फिर पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन या फिर पॉलीइथाइलिन है या फिर पॉलीस्टीरीन है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इज, यानी कि ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि ओजोन लेयर में डिप्लीकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो गैस होती है वो होती है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया यानी NH3 में जो है नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, +3 है, -3 है या फिर 0 है या फिर 5 है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि -3। ठीक है, NH3 में जो अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था या संख्या होती है वो -3 होती है। ठीक है, अब हम देखें अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यानी मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है या फिर मिनरल्स है। तो जो प्राइमरी सोर्स है ह्यूमन बॉडी के लिए एनर्जी का वो है आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ पेशेंट इज एक्सपीरियंग एन एनाफिलेटिक रिएक्शन व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, यानी कि एक मरीज को एनाफिलेटिक प्रतिक्रिया हो रही है तो प्राथमिक नर्सिंग हस्तक्षेप क्या है? ठीक है, तो पहले आपको बता दें जो एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होता है वो एलर्जिक रिएक्शन होता है। ठीक है, ज़्यादा एलर्जी होने पे होता है। ठीक है, इसमें जो आपको ऑप्शन दिया है वो आप क्या करेंगे ये पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे अगर हुआ है तो आप क्या पहला आपको ऑप्शन दिया है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, आपको
आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे या फिर एडमिनिस्टर करेंगे एपिनेफ्रिन देंगे या फिर मॉनिटर करेंगे उसके वाइटल साइंस को या फिर प्रोवाइड करेंगे ओरल एंटीहिस्टामिन्स को। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आप उसको एडमिनिस्टर करेंगे एपिनेफ्रिन को। ठीक है, एपिनेफ्रिन को उसको देंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड, यानी कि मानव रक्त का समान पीएच स्तर क्या होता है। तो आपको जैसा कि पता होगा जो ह्यूमन बॉडी में जो ह्यूमन ब्लड होता है उसका जो पीएच होता है वो 7.35 टू क्या होता है 7.45। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एस्पिरिन अ कॉमन पेन किलर, यानी कि एस्पिरिन जो एक सामान्य दर्द निवारक है उनमें कौन सा कार्यात्मक समूह मौजूद होता है। एस्टर होता है, एमाइड होता है, एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है। तो जो आपका एस्पिरिन होता है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है आपका एस्टर। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द नर्स नीड to calculate the dose of a drug at 2 mg per kg body weight for a 60 kg patient, what is the total doses, यानी कि एक नर्स को 60 किलो वजन वाले मरीज के लिए 2 मिलीग्राम की खुराक की गणना करनी है तो कुल खुराक क्या होगी। तो जो टोटल जो खुराक होगी या टोटल जो डोज होगी वो होगी 120 mg। ठीक है, क्या होगी 120 mg। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक संचारी रोग है। डायबिटीज़ है, ट्यूबरकुलोसिस है, हाइपरटेंशन है या अर्थराइटिस है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक संचारी रोग है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, यानी कि रक्त में हीमोग्लोबिन की भूमिका क्या है। क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि थक्का का निर्माण करना, या फिर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, इम्यून रिस्पॉन्स करना, या फिर न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना, यानी पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, यानी ऑक्सीजन का जो है परिवहन करना। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ पेशेंट सॉल्व सीवियर पेन आफ्टर सर्जरी, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट। एक मरीज सर्जरी के बाद गंभीर दर्द का शिकायत करता है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो पहला ऑप्शन है एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन इमीडिएटली, यानी उसे पेन मेडिकेशन देना चाहिए तुरंत, या फिर एसेस करना चाहिए पेन लोकेशन एंड इंटेंसिटी को, या फिर तीसरा इन्फॉर्म द डॉक्टर, डॉक्टर को सूचित करना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी है आपका इग्नोर एज इट इज़ नॉर्मल पोस्ट सर्जरी। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त के थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो जो आपको पता होगा कि जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल विटामिन होता है वो होता है आपका विटामिन के। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इंक्रीजेज विथ, यानी एक गैस की द्रव में घुलनशीलता निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ, डिक्रीज इन प्रेशर यानी कि दाब में कमी आने पे, या इंक्रीज इन प्रेशर यानी दाब में वृद्धि होने पे, या डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी कि आयतन में कमी आने पे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंक्रीज इन प्रेशर यानी कि दाब में वृद्धि आने पे। ठीक है, अब हम देखेंगे अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंग्लिश के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो इंग्लिश का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको ये जो सेंटेंस दिया है इसको कंप्लीट करने के लिए एक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को भरना है इसमें। ठीक है, या फिल करना है। आपका जो क्वेश्चन दिया है कि बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन, यहाँ के आगे क्या दिया है, फिलिंग द ब्लैंक दिया है। इसमें क्या फिल होगा, विल लीव होगा, विल हैव लेफ्ट होगा, या फिर हैज़ लेफ्ट होगा, या लीव्स लेफ्ट होगा। ठीक है, लीव्स फिल होगा। तो आपका जो करेक्ट यहाँ पे आंसर फिल होगा वो होगा विल हैव लेफ्ट। ठीक है, विल हैव लेफ्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका फिल होगा, यानी कि बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, यानी कि आपको बताना है कि ग्रामर की दृष्टि से इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। नाइदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग टू द पार्टी, या फिर नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग टू द पार्टी, या फिर नाइदर ऑफ द बॉयज आर कमिंग
टू द पार्टी, या फिर नाइदर ऑफ द बॉयज वर कम टू द पार्टी। तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें जो करेक्ट सेंटेंस है वह है नाइदर ऑफ द बॉयज इज कमिंग टू द पार्टी, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर है बी वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करके ये जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स दिया है उसको फिल करना है। सी इज एलर्जिक डैश कैट, यहाँ पे क्या फिल होगा, टू होगा या फिर विथ होगा, फ्रॉम होगा या ऑन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड फिल होगा वो होगा आपका करेक्ट प्रीपोजिशन जो फिल होगा वो होगा टू। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आपको ये जो सेंटेंस दिया गया है व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस यू गिव, ये जो सेंटेंस है इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इम्परेटिव है। तो ये जो सेंटेंस दिया है व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस यू गिव, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। इफ आई डैश हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम, स्टडीड या फिर हैड स्टडीड फिल होगा, या फिर यहाँ पे क्या फिल होगा, हैव स्टडीड होगा या फिर स्टडी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो फिल होगा वो होगा हैड स्टडीड। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव पास द एग्जाम। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स अ डंगलिंग मॉडिफायर। ठीक है, आपको ये बताना है कि इनमें से जो ऑप्शन दिया है इसमें जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो डंगलिंग मॉडिफायर को कंटेन कर रहा है। या इसमें जो डंगलिंग मॉडिफायर को कंटेन करने वाला जो सेंटेंस है वो है रनिंग टू द कैच द बस द बुक फेल फ्रॉम हर। ठीक है, हैंड। ठीक है, ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन, आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन चूज करके इस फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। द प्राइज वाज गिवन टू फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिर फॉर्म द बेस्ट। ठीक है, इसमें क्या फिल होगा, वो एवर होगा या वूम एवर होगा या फिर वूम होगा या फिर वूम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका फिल होगा वो होगा आपका वू एवर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑप्शन करेक्टली ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी कि जो आपको ये सेंटेंस दिया है द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील, इसको पैसिव वॉइस में कंप्लीट कन्वर्ट करने पे आपको बताना है कि इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं कौन सा सेंटेंस बनेगा। तो जो आपका द शेफ कुक्ड अ डिलीशियस मील, जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आपका बनेगा अ डिलीशियस मील वाज कुक्ड बाय द शेफ, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट कंजक्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि आपको करेक्ट कंजक्शन को बताना है इस जो सेंटेंस है उसको फिल करने के लिए। ठीक है, सी वांटेड टू ज्वाइन द ट्रिप डैश ही हैड फिनिश हर होमवर्क फर्स्ट, यहाँ पे क्या फिल होगा, एंड होगा, बट होगा, और होगा या सो होगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन फिल होगा वो होगा बट। ठीक है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे फिल होगा। सी वांटेड टू ज्वाइन द ट्रिप बट सी हैड टू फिनिश हर होमवर्क फर्स्ट। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसका जो PDF लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन की वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।